इंजन लर्निंग के ऊपर मैं महेंद्र चौधरी ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। इन सवालों में 2015 के रीट वाले जितने भी हैं क्वेश्चन 18 से 20 के आसपास हैं वो हैं, और इसके साथ साथ एक छोटे बॉक्स में 2018 वाले सवाल भी हैं। देखिए, ये जो सवाल हम क्लियर करने वाले हैं 2015 वाली रीट के और 2018 वाली रीट से कंपेयर करके, हम इनमें देखेंगे कि कौन से टॉपिक हैं ज्योग्राफी के जिनसे बार बार सवाल उठकर आ रहे हैं, या कौन से ऐसे सवाल है जो यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम ले रहा है उसके फेवरेट हैं, या इसके अलावा 2021 में संभावित जो प्रश्न आएंगे हम उनकी भी बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट सवाल है। देखिए पहला सवाल, अगर हम पहले सवाल की हम बात करेंगे तो देखिए पहला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पहला ऑप्शन अनाईमुड़ी, दूसरा है कोडाइकनाल, तीसरा है डोडाबेटा, चौथा है महेंद्रगिरी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सवाल हो सकता है, कौन सा आंसर है इसका, बताइए। तो देखिए, ये जो सवाल है आपने देखा होगा भारत का सर्वोच्च शिखर यहाँ पर पूछा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2015 वाली रीट की हम बात कर रहे हैं। कौन सी? 2015 वाली। और अगर ये इसका पास वाला सवाल देखेंगे हम, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है, तो ये हमने देखा था 2018 वाली रीट का था। ये तंजानिया इसका आंसर था। तो ये देखिए, विश्व के बारे में पर्वत चोटी की बात की तो 2015 में उससे पहले भारत की पर्वत चोटी की बात की थी। कहने का मतलब उससे अगले साल जो पेपर आया है 2018 वाला अगली बार का, उसमें उसने भारत के बारे में पूछ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये डायमेंशन जो दे रहा है क्वेश्चनों का, वो किस तरीके से वर्ल्ड से भारत की तरफ आ रहा है। तो आगे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें आंसर आएगा अनाईमुड़ी। देखिए, अनाईमुड़ी के बारे में हम बात करेंगे। दक्षिणी भारत की पूछी है ये, या प्रायद्वीपीय भारत की भी बोल सकते हैं। ये भारत का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखा होगा आपने, कुछ बड़ी पर्वत श्रेणियां दिख रही है। ये हिमालय आप सभी जानते हैं। ये जो पर्वत श्रेणियां है यहाँ पर, इन पर्वत श्रेणियों में अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है उसका एक छोटा सा भाग है, उसकी चोटी है जो सर्वोच्च शिखर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2695। अब देखेंगे इसमें तो आपको ये मैप में दिख भी रहा होगा सबसे ऊंची। अब राज्य की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। कभी कभी कुछ बुक्स में आ जाता है कि ये केरल में है, कहीं कहीं किसी में कर्नाटक दे रखा है या इनकी सीमा पर दे रखा है। देखिए, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर स्थित है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। उन पर्वत श्रेणियों में ये जो तमिलनाडु का भाग है उसमें एक भाग है छोटी सी चोटी का, अनाईमुड़ी। इसलिए ये प्रॉपर वे में कहां से आएगा? अगर हम एग्जैक्टली बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में आएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें 2695 है दक्षिणी भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी का शिखर, और ये तमिलनाडु में अवस्थित है। अब इनके अलावा देखेंगे हम, नेक्स्ट कोडाइकनाल देखेंगे तो ये भी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु यहाँ पर स्थित है। डोडा बेटा देखेंगे हम तो ये ठीक इससे अनाईमुड़ी से ठीक ऊपर वाला भाग है। तो डोडा बेटा है ये भी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का ही, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का एक भाग है। और अगर महेंद्रगिरी की हम बात करेंगे तो ये उड़ीसा में यहाँ पर स्थित है, इस क्षेत्र में। यहाँ पे भी देखा होगा आपने, पूर्वी घाट है, ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी यहाँ की ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। हालांकि महेंद्रगिरी पूरी पर्वत श्रेणी ऊंची नहीं है। यहाँ पर अमारकोंडा एक पर्वत श्रेणी है जो 1630 मीटर ऊंची है। ये पूर्वी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन सी? अमारकोंडा के नाम से है। अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो महेंद्रगिरी आएगा। ये लगभग 1501 मीटर ऊंची है। 1501 मीटर के आसपास है, कहीं कहीं 1510 भी दे रखा है, बट आप 1500 मान के चलेंगे, उसके आसपास आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा उसमें डिटेल नहीं पूछेंगे। तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो इसमें अनाईमुड़ी हो गया। आप यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि विश्व की पर्वत श्रेणियां पूछी हैं तो यहाँ भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर भी पूछा गया है। तो इस साल अगर हम बात करेंगे 2021 में रीट में, तो 2021 रीट में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है या फिर से विश्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल देखेंगे अब, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? हम वायुमंडल की परतों की बात कर रहे हैं। निचली परत समताप मंडल है, आयन मंडल है, शोभ मंडल है या ओजोन मंडल है। बहुत ही इजी सवाल। देखिए, हमने दो सवाल पढ़े हैं और दोनों सवाल ही पिछली एग्जाम्स में जो भी लगी है, राजस्थान की हो चाहे भारत की कोई भी एग्जाम हो, उनमें कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका आंसर देखिए कौन सा हो सकता है।
इसका आंसर देने से पहले जब आप दे रहे हो मैं बता देता हूँ आपको, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। ये 2018 वाली रीड की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये सवाल आया था। हालांकि इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस है। समताप सीमा इसका मतलब क्या है, वायुमंडल से संबंधित सवाल पूछा, और वो भी वायुमंडल की परतों से संबंधित लगातार 2 रीट में सवाल आ चुके हैं। तो वायुमंडल से संबंधित सवाल तीसरी बार भी आने के चांसेस है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये सवाल ऐसे नहीं आएंगे, अब वायुमंडल की किसी एक परत के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसका आंसर आएगा शोभमंडल। आप जानते हैं शोभमंडल सबसे नीचे की परत होती है शोभमंडल, उससे ऊपर वाली परत होती है समताप मंडल। फिर बात करते हैं मध्य मंडल की, बात करेंगे। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ओजोन मंडल भी स्थित है, जो लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इनकी डिटेल हम कभी थ्योरी करेंगे तो उसमें कर लेंगे। उसके बाद आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। इस तरीके से लगभग 5 परतें मानी गई हैं। अगर हमारी राजस्थान बोर्ड की बात करेंगे या एनसीईआरटी की बात करेंगे तो 5 परतों की बात की गई है। अगर हम कॉलेज लेवल की बुक्स की बात करेंगे तो नवीनतम 6 परतों की बात की गई है। लेकिन आपके पास अगर पूछ ले, सवाल आ जाए रिट में कि कितनी परतें हैं, तो आप 5 परतें ही करेंगे उनमें, क्योंकि आपकी ये परतें हैं, ये 11th एनसीईआरटी से रिलेटेड आई है, तो वहां पर इसके बारे में डिटेल दी जा चुकी है। तो पता चल गया होगा आपको वायुमंडल के बारे में ये सवाल आया है 2015 वाली रीट में, और 2016 में भी आया हुआ है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल है, विश्व में कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? अब हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, घाना या चिली? हाँ, थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो देखिए कौन सा हो सकता है इसमें। अब ऐसा ही सवाल आ चुका है पहले, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी मतलब एशिया से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो ये सवाल उठाए गए हैं छठी क्लास की एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स में से उठाए गए हैं। वहां पर महाद्वीपों के बारे में जानकारी दी गई है, तो देख सकते हैं आप। इस बार चेंज हो गई है, एनसीईआरटी आ गई है फिर से, तो क्या पता उसमें हो। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें से मिल जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा, तांबा उत्पादक की बात कर रहे हैं हम, तो चिली है। अगर चिली की हम बात करेंगे तो चिली दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका का एक पश्चिमी देश है। ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे महाद्वीप यहाँ पर मैप में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए अगर अगर हम रीट 2018 की बात करेंगे तो एशिया से संबंधित सवाल आ चुके हैं, अफ्रीका से आ चुके हैं, और रीट 2015 में इसमें दक्षिणी अमेरिका से संबंधित सवाल आ चुके हैं। तो चांसेस है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया से संबंधित सवाल आ सकते हैं। कैसे सवाल आएंगे? पर्वतों की हमने बात की, नदी का सवाल आ चुका है, तांबा उत्पादक मतलब खनिजों की भी बात की जा चुकी है। तो खनिजों की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के खनिजों की भी बात कर सकते हैं वहां पर। और दक्षिणी अफ्रीका की जो खाने हैं, सोने की खाने हो चाहे हीरे की खानी हो, उससे संबंधित सवाल भी आ चुके हैं। आपके पास पहले से नोट्स पड़े हैं और बुक्स पढ़ी हैं जिनसे आप लोग पढ़ रहे हैं। एक बार उनमें इन चीजों को देख लेना। क्वेश्चन समझाने का मतलब यहाँ पर है कि आपके पास जो मटेरियल है आपको अच्छे से उसको एक बार रिवाइज कर सके। जो मैं बता रहा हूँ एक बार आप देखेंगे उनमें, तो हल्का से एक बार उसमें नजर फेर लेना। 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे कि हाँ सर ने ये बताया है, तो शायद फिजिकल स्ट्रक्चर अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, तो आज ही आप एक बार उनको देख लेना। अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शेल नहीं है? यहाँ पर कौन सी सेल की बात की गई है? कायांतरित शेल की बात की गई है। कायांतरित का मतलब होता है पहले कुछ और उसका स्ट्रक्चर था, बाद में कुछ और उसका रूप बदल गया है। चूना पत्थर है, संगमरमर है या क्वार्टजाइट है? ये क्वार्टजाइट आएगी यहाँ पर, आप ठीक कर लेंगे। और एक लास्ट में है स्लेट। तो कौन सा हो सकता है इसका आंसर, बताइए। अब ऐसा ही सवाल 2018 में आ चुका है, बेसाल्ट सेल का उदाहरण है, और हमने किया था बाह्य आग्नेय शेल। और फिर से ये सवाल पूछा गया है 2015 वाली वैकेंसी में। कहने का मतलब 15 में भी पूछा गया है और 2018 वाली वैकेंसी में भी पूछा गया है। इसका मतलब है कि सेलों से संबंधित सवाल जरूर आ सकते हैं। अगर रिपीट हो रहे हैं 2 से ज्यादा बार तो तीसरी बार भी आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं आएगा, आप कुछ और आएगा। इसमें उदाहरण पूछा है और इसमें कायांतरित सेल नहीं है, ये भी पूछा है। तो देखिए इसका आंसर है चूना पत्थर। चूना पत्थर ही है, ये कायांतरित शेल नहीं है, क्योंकि चूना पत्थर से कायांतरण होकर अधिक ताप और दाब से कायांतरण होकर संगमरमर बनता है, तो ये उसमें कायांतरित शेलों में नहीं आएगा। क्वार्टजाइट और स्लेट भी
कायांतरित सेलों का उदाहरण है, बाकी नहीं है ये इसमें दे रखा है। तो देखेंगे सेलों के बारे में जानते हैं आप। 3 प्रकार की सेलें होती हैं, एक आग्नेय शेल होती है, एक रूप अवसादी शेल होती है और एक कायांतरित शेल होती है। 3 प्रकार की शेलें होती हैं। ये 11th क्लास की बुक में से उठाकर दिया गया प्रश्न है। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कौन से सोर्स से ये प्रश्न आए हैं और ऑथेंटिक सोर्स बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए 5वें नंबर के सवाल पर चलते हैं। सभी बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। कौन सी है? बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाएं। मतलब धरातल जो बनता है, शुरुआत में पृथ्वी हम जानते हैं कि आग का गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी हुई, धरातल का रूप ग्रहण किया, फिर इसमें उथल पुथल से कुछ धरातल के भाग ऊंचे हो गए, कुछ नीचे हो गए, नीचे वाले भागों में पानी भरने की वजह से महासागर हो गए, ऊंचे वाले भाग धरातल के रूप में हो गए हैं। तो जो ऊंचे वाले भाग धरातल के रूप में बने हैं, उन भागों के ऊपर जो बहिर्जनिक मतलब बाहरी जो बल इम्पोज किए गए, उन बलों में कौन सा बलों का सामान्य नाम दिया गया है? तो पटल विरूपण आएगा, अपक्षय आएगा, अनाच्छादन आएगा या कार्बोनेशन आएगा? बताइए कौन सा है इनमें से, बताइए सवाल इसका आंसर। देखिए इसका आंसर होगा अनाच्छादन। अगर पटल विरूपण की बात करेंगे तो अंदर से ज्वालामुखी भूकंपीय क्रिया के कारण जो धरातल का रूप बदल जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। आपने देखा होगा जब भयंकर रूप से भूकंप आता है तो जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ हो जाता है, तो वो आंतरिक रूप से होता है। अपक्षय की बात करेंगे और कार्बोनेशन की, ये अनाच्छादन के अंतर्गत ही आता है, इसलिए बड़े पैमाने पर हम अनाच्छादन का नाम लेंगे। अनाच्छादन में कटाव और अपर्दन दोनों चीजें आती हैं और अपक्षय दोनों आते हैं। अपक्षय अपर्दन दोनों अनाच्छादन के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस शब्दावली का प्रयोग हम अनाच्छादन में करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे बहिर्जनिक भू-आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। ये सवाल भी 11वीं की बुक से लिया गया है, सोर्स मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? यहाँ पर अजैव संसाधन नहीं है, किसका मतलब कौन सा जैव संसाधन है ये पूछा गया है। तो अगर अजैव संसाधन की बात करेंगे तो नहीं है। मृदा अजैव में आती है, चट्टान अजैव में आते हैं और खनिज भी अजैव में आते हैं। जिसमें जीवन हो उसी की बात की गई है, वही तो नहीं में आएगा। तो सही आंसर है पौधे। पौधे जैविक संसाधन कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल उठाकर आया गया है। ये आप 6ठी 7वीं की या किसी भी बुक में 6ठी 8वीं से पहले वाली बुक में ये मिल जाएगा। ऐसा ही एक सवाल आया था, पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? तो 20% इसमें ह्रास होता है। तो ये सवाल हम 2018 वाली रीत में कर चुके हैं। तो ऊर्जा से संबंधित जैव अजैवों से संबंधित सवाल आ चुके हैं। तो आपके पास अगर ये नोट्स में है तो आप वहां से अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अब इनके अलावा दूसरा अलग सवाल पूछेगा, ये जो पूछ चुका है उसमें से नहीं आएगा, थोड़ा इससे अलग पूछेगा, तो अगले स्टेप पे आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ पा रहा होगा। देखिए हाँ, अब देखिए 7वें नंबर का सवाल। जैव मंडल में जीव और पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को जाना जाता है। मतलब जीव होते हैं और पर्यावरण होते हैं, उनके मध्य जो चक्रीय प्रभाव होता है, जीव किस कहते हैं? पर्यावरण का उपभोग करते हैं जीव। उसमें रासायनिक चक्र की बात की गई है। तो किसकी बात की गई है? जीवों की और रासायनिक चक्र की बात की गई है। तो आंसर इसमें सिंपल सा आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। बिल्कुल ऐसे ही सवाल आएंगे। आप देखोगे कभी कभी ऐसे सवाल उठकर आते हैं जिन सवालों को आप देखोगे तो उन सवालों में लगता है कि हमने कभी पढ़े नहीं है, लेकिन आप उसमें अंदाजे से उसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपने ये सवाल नहीं पढ़ा होगा, अब देखिए ये 2015 की रीट में आया हुआ सवाल है। अगर हम इसकी रीट की बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि ये किसी किताब में मिला हो या किसी गाइड में मिला हो, बट ऐसा सवाल आया है तो जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है तो वो अंदाजा लगा सकता है। लेकिन देखिए तुक्का लगाने की भी एक हद होती है। किसी ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो ही उसका तुक्का काम करेगा, किसी ने आधी अधूरी तैयारी कर रखी है तो आप समझ लीजिए वो तुक्का लगाएगा उसका सीधा गलत हो जाएगा। फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे सवाल आएंगे तो उन पे रिस्क लेंगे, तब आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो। और किस तरीके से आपको पेपर हैंडल करना है एक क्लास में लेके बताऊंगा आपको, क्योंकि हम और हमारी टीम ये कोशिश करते हैं कि पेपर किस तरीके से आए हैं, किस सोर्स से आए हैं, बच्चे किस तरीके से फेल हो जाते हैं और कौन सी कमियां उनकी वजह से फेल हो जाते हैं। तो हम इन चीजों का एनालिसिस करके हम आगे आपके लिए एक अच्छा मेथड प्रोवाइड करवाते हैं और हमारी क्लास का नाम भी है रीट एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं। देखिए 8वें नंबर के सवाल की हम बात करेंगे तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में परस्पर परंपरागत जल संरक्षण विधि
नहीं है, मतलब परंपराओं से जो चलती आ रही है ऐसी संरक्षण प्रणाली कौन सी नहीं है। तो हम जानते हैं इसमें, बताइए आप कौन सी हो सकती है। बहुत सिंपल आंसर है इसका, दिख रहा है, कोई भी दे सकता है इसका आंसर। जिसने कभी पढ़ी नहीं हो ज्योग्राफी वो भी इसका आंसर दे सकता है। बताइए। देखिए इसका आंसर होगा नाली। नाली परंपरागत नहीं होती है, क्योंकि हम जल संरक्षण प्रणाली की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोचेंगे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में भी नालियां पाई गई थी तो ये तो प्राचीन है, तो प्राचीन की बात नहीं कर रहे हैं। वो संरक्षण नहीं किया गया है, वो तो निकासी का मार्ग होता है। तो कभी कभी दिमाग उल्टा काम कर जाता है एग्जाम में और हम गलत कर आते हैं। कई बार होता है ना, हमें बहुत अच्छे सवाल आने के बावजूद हम गलत कर आते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका नाली आएगा। खड़ीन भी जानते हैं आप, एक तरफ से गड्ढा करके उसको ढलान बना देते हैं, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है और एक तरफ पूरा बैरियर लगा होता है बांध की तरह। टांका हम जानते हैं अंडरग्राउंड होता है, ऊपर से ये बंद होता है, जिसे आजकल शहरों में अंडरग्राउंड क्या होता है, टैंक होता है, वैसे ये टांका बनाया जाता है। बाड़मेर जैसलमेर में बहुत ज्यादा संख्या में ये पाए जाते हैं। अगर एरिया का पूछेंगे तो वहां पर आ जाएगा। टोबा भी है, टोबा भी मतलब अस्थायी एक छोटे जल के स्रोत होते हैं, वहां पर जल इकट्ठा किया जाता है। टांके की तरह ये बंद नहीं होता, ये खुला होता है, लेकिन छोटा होता है, ये खड़ीन से भी छोटा होता है। अब देखेंगे ऐसा एक सवाल आया था, मीठे पानी की मानव निर्मित झील। ये जल से संबंधित राजस्थान के दो क्वेश्चन लगातार दो रीट में आ चुके हैं। यार जैसे संबंध आंसर था, आप देख सकते हैं, पीडीएफ मैंने पहले से टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा दी थी। अब आगे चलते हैं 9वें नंबर का सवाल। ये भारत वाले पार्ट से आए हैं। आप जानते हैं राजस्थान, भारत और विश्व के 3 ज्योग्राफी के पार्ट हैं जहां से आपके सवाल उठकर आए हैं। और एसएसटी वालों के तो ये है ही है। रीट फर्स्ट लेवल में पर्यावरण से संबंधित और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखिए रीट जो फर्स्ट लेवल के हैं वहां पर 8वीं से 10वीं तक के सवाल आ जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए सवाल पढ़ेंगे हम, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। दो चीजें यहाँ पर नोट कर लेना, उष्ण कटिबंध मतलब जहां पर गर्मी पड़ रही है, और एक वर्षा वन जहां पर वर्षा पर आश्रित मतलब बहुत ज्यादा संख्या में वन मिल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें देखेंगे, एक बार आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं बता देता हूं आपको। ये भारत का बीच वाला भाग है। यहाँ अगर दक्षिणी वाली भाग की हम बात करेंगे तो ये उष्ण कटिबंध में आता है और ये आता है उपोष्ण कटिबंध में आता है लगभग। अब बात करेंगे तो ये थोड़ी सी तिरछी रेखा आएगी। तो आप अब बता कर सकते हैं कि कौन से भाग में ज्यादा वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन इसमें है मालवा का पठार जो यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर हो नहीं सकता, आंतरिक भाग है, यहाँ पर वर्षा वैसे कम होती है। कर्नाटक देखेंगे तो ये भी आंतरिक भाग में है लगभग, तो यहाँ पर भी कम है। पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट यहाँ पर है, यहाँ पर वर्षा ही नहीं है, इतनी वर्षा नहीं होती है। अगर पश्चिमी घाट आता तो हम सोच सकते थे कि इसमें आ सकता है। तो हमारा आंसर रहेगा उत्तरी पूर्वी भारत। ये उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षावन पाए जाते हैं। वर्षावन मतलब बड़ी संख्या में, हालांकि यहाँ पर भी पाए जाते हैं। एक उत्तरी पूर्वी राज्यों की आप बात करोगे, अगर सर्च करोगे नेट के ऊपर, तो वो किसी भी राज्य की बात करेंगे, जितने भी 7 स्टेट जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है उत्तरी पूर्वी राज्यों को, अगर वहां हम देखेंगे तो वहां पर पाया जाएगा कि बहुत ज्यादा हरियाली पाई जाएगी। तो यहाँ पर वर्षावनों की बात करेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी भारत आएगा। अब एक इसमें है, इन्हीं उत्तर पूर्वी भारत की एक राज्य है मेघालय, जहाँ एक मोहसिन राम जगह है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। जान गए होंगे आप, ये मेघालय यहीं पे पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा ही मानसून से संबंधित सवाल आ चुका था शीतकालीन वर्षा से संबंधित 2018 वाली रीच में। उसका आंसर था भूमध्य सागर। आप देख सकते हैं पीडीएफ में थे, ज्यादा इसमें खुलकर बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ देखेंगे कि भारतीय मानसून से संबंधित 2 सवाल आ चुके हैं। अब तक आपने देखा होगा कि राजस्थान के मानसून से संबंधित सवाल अभी तक इसमें नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आपके सिलेबस में है तो डेफिनेटली इस बार राजस्थान के मानसून से संबंधित सवाल आने के चांसेस हैं। तो आप उसको एक बार आप अच्छे से देख लेना, 10 मिनट के लिए देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात की गई। परंपरा का मतलब होता है बहुत पहले से चला आ रहा हो। तो देखेंगे हम परंपरागत मतलब बहुत ज्यादा सदियों से चला आ रहा हो, हम ये भी बात कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें आंसर आएगा, बताइए आप कौन सा आंसर आएगा। भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। बिल्कुल। हाँ तो देखिए इसका आंसर आएगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा एक नवीनतम ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम देखेंगे तो राजस्थान में शायद बांसवाड़ा है, हम कंफर्म कर लेंगे। और भारत की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा के काफी बड़े स्रोत है। कहने का मतलब
जहां पर वाटर, कभी कभी देखा हुआ आपने, ड्रिल करते हैं तो अचानक से पानी निकलता है या गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी के स्रोते होते हैं, तो उस भूतापीय ऊर्जा से हम विद्युत पैदा करते हैं। तो वो ऊर्जा का एक स्रोत है जो नवीनतम है, पहले नहीं था ऐसा कुछ। ऐसा एक सवाल आ चुका था, औद्योगिकरण मतलब आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय कौन से ऊर्जा संसाधन को जाता है, और ये भी ऊर्जा स्रोत से संबंधित आ गया और ये भी आ गया, मतलब ऊर्जा से संबंधित सवाल लगातार दो रीट में आ चुके हैं। तो ये जो दो सवाल आए हैं, उसके अलावा भी कुछ सवाल आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। यहाँ औद्योगिकरण के बारे में बात की गई थी, तो अब जरूरी नहीं कि इसमें से सवाल आए। परंपरागत और गैर परंपरागत आ चुका है, इसका आंसर था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो इनके अलावा जो भी बनता है आप देख लेना, उसमें से चांसेस आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? ऐसे कौन से इलाके हैं जहां पर लौह इस्पात का केंद्र बिल्कुल भी नहीं है? देखिए आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन है सलेम, दुर्गापुर, बेंगलोर, डोलबी। बताइए इसका आंसर दीजिए। उससे पहले मैं बता देता हूं, ऐसा ही सवाल 2018 में भी आ चुका है। लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से कौन से की गई थी? कौन सा था लौह इस्पात? इसमें आंसर था दुर्गापुर। ये हम कर चुके हैं, मैं पीडीएफ डाल चुका हूँ टेलीग्राम, किंजल लर्निंग टेलीग्राम है, चैनल है, उसके ऊपर हम डाल चुके हैं, हम आप देख सकते हैं। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा बेंगलोर। बेंगलोर होगा, क्योंकि सलेम बात करेंगे वो, सलेम बात करेंगे तमिलनाडु में है, दुर्गापुर बात करेंगे हम तो ये वेस्ट बंगाल में है। अगर डोलवी की बात करेंगे तो डोलवी की बात करेंगे तो ये भी लौह इस्पात संयंत्र उद्योग है, ये नवीनतम है, ध्यान रखेंगे आप। और बेंगलुरु है तो बेंगलुरु क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि लोहा इस्पात उद्योग के लिए। सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु में ही स्थित है। तो अगर प्रश्न आएगा, अगर इस बार प्रश्न आ जाए, रिपीट हो चुका है कई बार ये सवाल कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो आप बेंगलुरु ध्यान रखेंगे, कर्नाटक में स्थित है ये। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दे रखे हैं स्थानांतरित कृषि और एक तरफ दे रखे हैं कौन से देश या क्षेत्र है। तो मिल्फा है, मैक्सिको की बात की गई थी, झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, और रोका ब्राजील, लदाम के श्रीलंका। बताइए कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, बताइए। और साथ ही साथ देख लीजिए 2018 में भी जनजातियों से संबंधित एक सवाल आया था, इसमें जनजातियों के आवास पूछा गया था। और यहाँ अगर इस 2015 का बात करेंगे इसके सवाल की, तो इसमें स्थानांतरित कृषि पूछी गई है, मतलब आदिवासियों से संबंधित कृषि की बात की गई है। ये सवाल आया है 12वीं की क्लास से, 12वीं की क्लास से ये सवाल आया है, तो देख सकते हैं आप। 9th में भी चेक कर सकते हैं, बट 12वीं में ये सवाल आ चुका है। 12वीं, तो ये देखिए आप, रीट को 12वीं क्लास तक अप्रोच किया गया है। हालांकि बताते हैं कि वो 10वीं के स्टैंडर्ड तक के सवाल देते हैं, लेकिन वो निकाल के देते हैं 12वीं तक का। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, बताइए। इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख है ये इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है लद्दाख। और अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका में चेन्ना है, स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है, चेन्ना है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। मिल्फा, अगर मिल्फा, मिल्पा या मिल्फा भी कहते हैं इसको, ये मैक्सिको में पाई जाती है। मैक्सिको है दक्षिणी अमेरिकी देश, अभी हमने चिली की बात की थी पिछले सवालों में, वही मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है जो यूएसए के दक्षिण में पाया जाता है। अगर झूमिंग की हम बात करेंगे तो झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में कृषि की जाती है, ये एक स्थानांतरित कृषि है। रोका देखेंगे तो ये ब्राजील में की जाती है। ब्राजील की हम बात करेंगे तो ब्राजील एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। चिली की बात की थी हमने, तो चिली और ब्राजील दोनों दक्षिणी अमेरिकी देश हैं। स्थानांतरित कृषि होती क्या है, देखो आप, कभी कभी इससे भी एक सवाल आ जाता है कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है, वो सवाल पूछेगा। स्थानांतरित कृषि होती है कि जहां पर आदिवासी लोग जंगल को जलाकर वहां पर कृषि करते हैं, कुछ सालों में वो उपजाऊपन खत्म हो जाता है, फिर उस जगह को छोड़कर या 3-4 साल के लिए उसको छोड़ देते हैं, नई जगह फिर जंगलों को जलाकर वहां पर नई खेती कर देते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह लगातार खेती करते रहते हैं, जमीन बदलती रहती है उनकी, इसलिए उनको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उनके खेत बदलते रहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो समझ में आ गया होगा आपको। सवाल आया है जनजातियों से संबंधित, 12वीं क्लास का है ये, तो आप देख सकते हैं।
एक बार 9th क्लास में भी मिल सकता है, अगर किसी के पास पहले से नोट्स पड़े हों या फिर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो विश्व की जनजातियों से संबंधित आया है, तो अब इस बार भील जनजाति से संबंधित भी आ सकता है, गोंड से भी आ सकता है, तो एक बार इनको आप देख लेना। राजस्थान में पहले से टॉपिक है भील जनजाति का, तो देख सकते हैं दक्षिणी राजस्थान में कौन कौन से जिलों में निवास करती है और राजस्थान की कौन से नंबर पर ये जनजाति पाई जाती है, ये भी आप देख लेना, जिससे संबंधित सवाल आने के चांसेज हैं। अगला सवाल, फोराट का पठार स्थित है। अब ये सवाल कहाँ से आया है, राजस्थान से रिलेटेड सवाल है। हमने विश्व के सवाल भी देखे हैं अभी, और अभी हम भारत के सवाल भी हमने देखे। विश्व के भूगोल, भारत का भूगोल लगभग हो चुका है अभी, अब राजस्थान के भूगोल की बात की गई है। फोराट का पठार, देखिए ये सवाल कई बार आ चुका है, रीट की बात नहीं करेंगे, रीट 2015 में तो आया था, ये हमारे सामने है। ये सवाल कई बार सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, और ये भारत के कई सवालों में आ चुका है। देखिए, रघुनाथगढ़ नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ दिलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य, जयगढ़ या नाहरगढ़ के मध्य। तो देखिए इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में। कुंभलगढ़ ये राजसमंद में स्थित है और गोकुंदा उदयपुर में स्थित है। कहने का मतलब अगर अलग तरीके से भी प्रश्न आ सकता है बनकर कि उदयपुर और राजसमंद के बीच में स्थित है फोराट का पठार, तो ऐसा सकता है। पठार बहुत सैकड़ों किलोमीटर के अंदर ये अवस्थित पठार होते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। तो उदयपुर और राजसमंद भी हो सकता है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा भी हो चुका है, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही सवाल मैदान से संबंधित आ चुका है, घग्गर का मैदान अवस्थित है। पठार पूछ लिया 2015 में, 2018 में मैदान पूछ चुके हैं। इसका आंसर गंगानगर और हनुमानगढ़ थे। तो आप देख चुके हैं कि अगर पठार और मैदान पूछ चुके हैं तो अब क्या पूछेंगे, नदियां पूछेंगे, झील का भी आ चुका है, तो सिंचाई से संबंधित भी सवाल आ सकता है, चांसेस है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर में जो ये दोनों पूछे, इनके अलावा एक बार और देख लेना आप, उनसे संबंधित सवाल आने के चांसेस हैं। देखिए अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है। राजस्थान की फिर से एक सवाल आ चुका है राजस्थान का। अभी राजस्थान का पिछला सवाल हमने देखा था, इसमें डीडवाना, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर, बताइए कौन सा हो सकता है इसका आंसर, बताइए। 2018 में देखेंगे तो वस्त्र उद्योग की बात की गई थी कि पहला वस्त्र उद्योग कहां पर स्थापित किया जा चुका है, हम ये पिछली क्लास में देख चुके हैं। वहां मैंने भीलवाड़ा मेंशन किया था, थोड़ा सा वर्णन भीलवाड़ा का कर दिया था, इसलिए उस पर टिक लगा दिया था। बाकी आंसर इसमें भीलवाड़ा, इसमें ब्यावर आएगा कि 1800 में नवासी में द कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई थी वस्त्र उद्योग, शुरुआत वहीं से हुई थी, अजमेर में स्थित है ये, ध्यान रखेंगे आप। रसायन उद्योग का केंद्र सवाई माधोपुर में नहीं है। डीडवाना, नागौर, कोटा और अलवर, इन सभी जगह रासायनिक उद्योग है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर उद्योग यहाँ पर स्थित है। सवाई माधोपुर में बड़े पैमाने के उद्योग स्थित नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। सवाई माधोपुर में कौन से उद्योग स्थित है आप देख सकते हैं, कपड़ा से संबंधित है या कोई प्रिंटिंग से संबंधित है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना। अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 2011 में अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य भारत के कौन से हैं। कौन से हैं भारत के राज्य। अब भारत से संबंधित सवाल आ गया है, जनगणना से संबंधित भारत का एक सवाल पहले भी आ चुका है। देखिए कौन सा हो सकता है, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, या डी उत्तर प्रदेश और मिजोरम, बताइए कौन सा हो सकता है। आप आंसर दीजिए, तब तक मैं बता देता हूं आपको। जनगणना 2011 में, 2018 वाली रीट में 2000 इसमें राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो 2015 में भारत की जनसंख्या से संबंधित पूछा गया है, 2018 में राजस्थान की जनगणना से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर गंगानगर था, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए आपने आंसर दिया होगा, बट ये सवाल डिलीट हो चुका था। क्या हो चुका था, डिलीट। ये सवाल डिलीट हो चुका है क्योंकि सबसे अधिकतम अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ये यहाँ पर बिहार में मिलेगा, और सबसे न्यूनतम मिलेगा तो सिक्किम में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, इसमें बोनस अंक दिया गया था, तो आप एक बार देख लेना बोनस अंक क्यों दिया गया था। उन्होंने, ये डिलीट हो चुका था, बस मेरा पर्पस बताने का यही था कि इसमें डिलीट हो गया, बोनस अंक मिल गए, बट जनसंख्या से संबंधित पूछा गया है, और उसके अगली बार ही वैकेंसी में राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित पूछ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये वृद्धि से संबंधित पूछ लिया और ये घनत्व से, तो भारत में घनत्व से संबंधित सवाल नहीं आएंगे, चांसेस कम है,
और यहाँ दशक की वृद्धि से संबंधित सवाल वृद्धि से संबंधित नहीं आएंगे। चांसेज यही है। बाकी अगर एक बार आप देख लेना कि जनसंख्या वाले पार्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। देखिए आपके टॉपिक खूब सारे हैं, आप देखोगे तो आपके टॉपिक खूब सारे हैं, तो कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं एक बार आप उनको हाईलाइट करके देख लेना, उन पे ज्यादा फोकस कर लेना, क्या पता उनसे ज्यादा सवाल आएंगे। देखो आपके पास 86 डेज बचे हैं, आप आज से अगर 86 डेज बचे हैं तो समझ सकते हैं टाइम बहुत कम है। तो आप जिनमें से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, एक बार अगर किसी की कम तैयारी है तो वहां से एक बार आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी उसके बारे में टाइम लिए तो आप और देख सकते हैं। 16 नंबर का सवाल है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? कौन से भाग में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है बताइए। मैप भी दे रखा है यहाँ पर। अंडमान निकोबार है, केरल है, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु है, बताइए। बताइए कौन सा सवाल इसका आंसर होगा। हाँ आप आंसर दीजिए, मैं बता देता हूँ। ये भारत का जो मानसून है, हम जानते हैं कि भारत में जो प्रवेश करता है मानसून, उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। देखिए ये जो एरो बना रखे हैं, ये पश्चिमी और दक्षिणी भाग के अंतर्गत है। क्लियर। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ करेगा? हम जानते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार दक्षिणतम बिंदु है। जानते हो आप, 6 डिग्री और 4 मिनट। और हालांकि वो डूब चुका है, तो 8 डिग्री और 4 मिनट पे आ गए हैं। आप देखना एक बार, आपके नोट्स में दिया गया होगा या आपके पास जो बुक्स है उसमें आप चेक कर लेना। इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार। दक्षिणतम भाग अंडमान निकोबार है, तो सीधी सी बात है सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, प्रवेश करेगा यहाँ पर अंडमान निकोबार में। लेकिन अगर आप पेपर देखोगे, रोज पेपर पढ़ते हो, तो कहाँ पर मानसून टकराया, केरल पे टकराया मानसून, केरल की बात बार बार करते हैं, क्योंकि हम भारत की मूल भूमि की बात करते हैं हमेशा। तो पेपर वाले कहाँ बात करेंगे, केरल से मानसून टकराया। तो बात करेंगे तो भारत के जो मैन, कभी कभी प्रश्न बन सकता है ऐसा कि भारत की मूल भूमि में सबसे पहले प्रवेश कहाँ पर करता है, तो हम बात कर चुके हैं केरल की। केरल की बात करेंगे तो केरल में कब आ जाता है, जून के पास आ जाता है, या और 25 मई के आसपास, उससे भी एक हफ्ते भर पहले यहाँ पर अंडमान निकोबार में आ जाता है। मई के महीने में अंडमान निकोबार में मानसून आ सकता है। अब देखिए अब तो जुलाई चल रहा है, जबकि 1 महीने 1.5 महीने पहले ही यहाँ पर अंडमान निकोबार में मानसून आ चुका है। देखिए आगे चलते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिजों की बात की गई और खनन क्षेत्रों की बात की गई है। टंगस्टन डेगाना में है क्या? सीसा दस्ता राजपुरा दरीबा में है क्या? तांबा सिंगाना खेतड़ी सिंगाना में है या नहीं है? अब्रक जामसर में है या नहीं है? बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। बहुत ही इजी है, ये कई बार आ चुका है, आप देखते हैं। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। बीच बीच में बातें कम करिए आप, और क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दें। मैं जो बता रहा हूं अगर आप उसने समझ लिया है आपने, तो आपको वही पॉइंट सीधे सीधे क्लिक होंगे जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्योंकि हमने देखा भी, आपने देखा होगा स्कूल टाइम में, हम क्वेश्चनों को टिक लगाते हैं कि शायद ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, अंदाजा लगाते हैं। क्योंकि टीन एज से पहले हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है, तो हम कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी तो काफी कमजोर स्टूडेंट होते हैं, वो तो जो सवाल क्लिक कर लेते हैं, वो टिक लगा लेते हैं, वो आ जाते हैं कभी कभी। आपने देखा होगा स्कूल टाइम में काफी बच्चे पर्चे बना के लेके आते हैं नकल करने के लिए, तो उनके सवाल मिल जाते हैं। जबकि पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जिनके सवाल नहीं मिल पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, मेरी क्लास में तो यही होता था हमेशा से, कि जो पढ़ने वाले नहीं होते थे वो कभी कभी पर्चे बना के ले आते, और पर्चे बना के ले आते तो उनके सवाल मिल जाते हैं। कभी कभी तो लगभग 80% सवाल मिल जाते हैं उनके, और हम उनको लगा लगा के टिक देखते आज ये सवाल आने के चांसेस ये होते हैं, और वो नहीं निकल पाते। तो कई बार हमने ये देखा। बताइए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा अब्रक। अब्रक भीलवाड़ा में पाया जाता है, जामसर नीम में नहीं पाया जाता। रॉक फास्फेट वगैरह, जिप्सम वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टंगस्टन, तो डेगाना भाकरी नागौर में मिलता है। सीजा जस्ता की बात करेंगे तो राजपुरा दरीबा में पाया जाता है। और तांबा है खेतड़ी सिंगाना, यहाँ पर इसमें झुंझुनू में पाया जाता है। जानते हैं या आप आ चुके हैं, कई बार आंसर आ चुके हैं, इसमें आ चुके हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, अभी जितने हमने सवाल किए हैं, एक बार लास्ट सवाल ले लेते हैं, फिर इस बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये विश्व के बारे में आ गया है, ये शायद 6th क्लास में से उठाकर लिया गया है, तो आप देख सकते हैं 6th वाली
बुक में से लिया गया है। महाद्वीप और महासागरों के बारे में जो टॉपिक है 6 या 7 में आप देख सकते हैं, दोनों सालों की एक बुक में है। देखिए, पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। पृथ्वी पर कुल स्थल भाग कितना है? हम जानते हैं कि 2/3 भाग कौन सा है, लगभग 2/3 भाग महासागरों का है और 1/3 भाग स्थलीय है। तो बताइए 1/3। अब मैंने बता तो दिया है 1/3, लेकिन इसमें 32 भी 1/3 में आ रहा है, लगभग 30 भी आ रहा है, 29 भी आ रहा है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी। देखिए 29%, हालांकि 29.2 के आसपास आता है इसका, लेकिन यहाँ पर अपना सटीक आंसर 29 दे रखा है। हम जानते हैं कि 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल भाग है। पृथ्वी के कितने भाग पर है? अगर हम बात करेंगे तो ये 29% भाग पर क्या होगा? स्थल। और यहाँ पर 71% भाग पर क्या होगा? जल। हम जल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये। तो देखिए कभी कभी बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये गैसों के बारे में पूछ लेते हैं। गैसों में भी यही है कि 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। तो उससे संबंधित और ऑक्सीजन से संबंधित सवाल कभी कभी जो थोड़े से आधी अधूरी तैयारी होती है तो वो मिक्स हो जाता है, तो हम उसका गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अब सवाल बदल के भी आ सकता है। अब महासागरों से संबंधित आ सकता है कि महासागरों में से मीठे पानी का कितना प्रतिशत है और खारे पानी का कितना है। तो हम जानते हैं कि 97% की भाग खारे पानी का है जो महासागरों से संबंधित है, और 3% मीठे पानी से संबंधित है, जिसमें झीलें, नदियां, तालाब, ये सारी चीजें आ गई और अंडरग्राउंड वाटर भी इसमें आ गया है। और हम सिर्फ इसमें से भी 1% ही या उससे भी कम हम उपयोग में लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्या पता अगली रीट में जो आने वाली उसमें ये सवाल पूछ सकते हैं। तो ये पृथ्वी से संबंधित सवाल हो चुका है, विश्व से संबंधित हो चुका है। तो देखिए काम की बात ये है कि हमने जो सवाल अब तक किए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, बट कोई बात नहीं। देखिए हमने 18 सवाल कर चुके हैं अब तक, और इन सवालों में हमने देखा, हमने प्रायद्वीपीय भारत की बात की और विश्व के पर्वत चोटियों की भी बात की। आगे चलेंगे, हमने वायुमंडल की बात की, दोनों रीट में वायुमंडल से संबंधित सवाल आए हैं, आप देख सकते हैं। फिर हमने बात की कि विश्व के कौन से महाद्वीप से 2018 में नदी के बारे में पूछा, इसी से संबंधित। फिर इन्होंने 2015 में पहले ही दक्षिणी अमेरिका से संबंधित सवाल पूछ लिया है। तो अब आगे देखेंगे, इसमें शेलों से संबंधित सवाल पूछे हैं, और इसमें बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाएं, मतलब इसमें से जो भौतिक भूगोल है उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। आगे देखेंगे जैव संसाधनों से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। अगर हम जैव मंडल और पर्यावरण से संबंधित पूछेंगे तो उससे भी संबंधित पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और हर बार रीट्स में पर्यावरण से संबंधित सवाल आते हैं। लेवल फर्स्ट में तो आएंगे, लेवल सेकंड में देख लीजिए आ रहे हैं। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण मतलब जल स्रोतों से संबंधित सवाल आ गए हैं, देख सकते हैं। भारतीय मानसून से
दो सवाल लगातार दोनों रीटों में आ चुके हैं, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की बात की, तो ऊर्जा संसाधनों से संबंधित दो लगातार सवाल आ चुके हैं, तो इस बार भी चांसेस हैं, आप देख लीजिए। अब देखिए आगे, ई लोहा इस्पात उद्योग की बात करेंगे, तो ये इस्पात उद्योगों की मतलब उद्योगों से संबंधित सवाल दो बार आ चुके हैं लोहा इस्पात से। इसका मतलब भारत से संबंधित कपड़ा उद्योग से, वस्त्र उद्योग से संबंधित सवाल आने के चांसेस है, आप देख सकते हैं। आगे चलेंगे, हम विश्व की जनजातियों के बारे में बात कर चुके हैं, 12th क्लास से ये सवाल उठकर आया था। चांसेज है कि एक बार और सवाल आ सकता है। तो आवास और कृषि से संबंधित आ गया है जनजातियों की, क्या पता, मैंने बताया भील जनजाति से संबंधित सवाल आ सकता है, देख लेना आप। राजस्थान के पठार और मैदानों से संबंधित सवाल आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे उद्योगों से संबंधित, राजस्थान में उद्योगों से संबंधित लगातार दो सवाल आ चुके हैं, तो वस्त्र उद्योग और इसमें रसायन उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग के बारे में राजस्थान में आ सकता है, कि अन्य जो उद्योग हैं उनसे संबंधित सवाल आ चुके हैं, आप देख लेना। अगर हम बात करेंगे तो जनसंख्या, राजस्थान की 2015 में भारतीय जनगणना से संबंधित सवाल आए थे, 2018 में राजस्थान की जनगणना से संबंधित सवाल आए थे। तो इस बार यह है कि दशकीय वृद्धि और जनसंख्या घनत्व के अलावा दूसरे सवाल आने के चांसेज है, आप देख लेना। अब मानसून से संबंधित सवाल आ चुके हैं, मानसून से संबंधित 3 सवाल लगातार दोनों रीटों में आ चुके हैं, तो इसका मतलब रिपीट हो रहा है, तो मानसून से संबंधित सवाल आएगा आएगा। वो पॉइंट अच्छे से हाईलाइट कर लेना जहां से ज्यादा सवाल निकल के आ रहे हैं। और 17 में ये खनन क्षेत्रों से संबंधित आ गया है, और देख लेना खनिज कौन कौन से हैं राजस्थान में, वहां से चांसेज आने वाले हैं कि पूरे 2021 वाली रीट में आ सकते हैं। बाकी मैं करवा दूंगा, पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कोशिश करूंगा कि संभावित प्रश्न करवा दूं, वहां से निकल के आ जाएंगे। लास्ट सवाल था पृथ्वी से संबंधित आ गया, मतलब विश्व भूगोल से संबंधित 3 सवाल आ गए थे। तो देखिए कैसा लगा आपको सेशन, जो मैंने कही है वो चीजें थोड़ी सी फॉलो कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहे हैं, और यही फॉर्मूले आप चाहो तो अदर सब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते देख सकते हैं। तो इनको आप देख लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर डलवा दूंगा। और मैम की क्लासेस चली रही हैं, आज क्लास नहीं हो पाई क्योंकि रीजन ये था कि वहां पर अनअकैडमी के ऊपर क्लास चल रही थी। यहाँ पर मैम की साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं, साइकोलॉजी की क्लास आपको कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैम पहले से जितने भी कंटेंट है 15, 20, 50 सारे उनके तैयार किए हुए हैं, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आपको यही इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ लीजिए, आप साइकोलॉजी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके मैक्सिमम मार्क्स जितने यहाँ पर आएंगे, कितना भी बेहतरीन टीचर हो जो आप मानते हैं कि राजस्थान में बेहतरीन टीचर हो, आप देख सकते हैं उससे कम मार्क्स नहीं आएंगे। इन नोट्स से जो किंजल लर्निंग पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपको निकल के आ जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है पिछली जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें लगभग 30 क्वेश्चनों में से, वैसे साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 20 में से 19 19 20 20 पूरे के पूरे भी मिले हैं। केमिस्ट्री वाले पेपर में तो पूरे में से पूरे मिले थे, और 2-3 पेपर ऐसे और थे जिनमें से पूरे में से पूरे सवाल आए हैं, तो कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ज्यादा सोर्स से करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादा सोर्स से देखोगे तो सिर्फ 86 दिन बचे हैं, 86 दिन में आप एक सिंगल सोर्स से भी 4 से 5 बार रिपीट नहीं कर पाओगे। और जरूरी है कि आप सिंगल सोर्स जो आपके पास है उस पर भरोसा करके आप उसको 5-6 बार आप उसको रिपीट कर लो, सिलेक्शन उसी में हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी बच्चे अभी लाइव चल रहे हैं उनमें से एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका सिलेक्शन नहीं हो। तो तैयार रहिए मेरे साथ हमेशा, और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में मैं आऊंगा। और अभी सेटअप नया किया है तो थोड़ा सा हो रही है प्रॉब्लम, लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी आपके लिए। फिलहाल आप थोड़े दिन से काम चलाइए, और आपके पास बेहतरीन क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिलने वाले हैं, और संभावित क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। बस जैसा मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ क्वेश्चनों के अलावा आप उस चीज को फॉलो करके रखें, क्योंकि देखिए मैं जो सवाल बताने जा रहा हूँ आपको, जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसके आधार पर, वो आधार होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं पिछले सालों के, लेकिन वो आधार होगा आपने उससे क्या समझा, किस तरीके से आपने अपने क्वेश्चनों को हैंडल किया, ये जरूरी है। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे माइनस मार्किंग नहीं है तो हम ऐसे कर लेंगे आराम से, फिर भी माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन चांसेस यही है ना कि आप गलत ना करो, जितने मैक्सिमम होंगे वैसे आपके आंसर आएंगे और वैसे ही आपका रिजल्ट आएगा। तो तैयार रहिए सिलेक्शन लेने के लिए, हम फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ में। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिए। अब रिपीट करने का टाइम नहीं है, मैंने पढ़ाया एक बार आप उसको पीडीएफ में देख लीजिए, बस काफी है, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर पाओगे।
बाकी आपके पास जो मटेरियल है उसको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। बाकी मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारी की जाएगी और पेपर हैंडल किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।